आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने की पुष्टि हो गई है। कल रात तक कोई कह रहा था कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हुआ है, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है। अमेरिका की अदालत ने इस अरेस्ट वारंट को 31 अक्टूबर 2024 को उस समय अनसील किया था जब न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ने इस मामले में कोर्ट को एक आवेदन दिया था। यह एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी अभियोग या मुकदमे के जरूरी दस्तावेजों को देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सौंपा जाता है और अदालत एक तरह से यह घोषणा करती है कि आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस आदेश के बाद FBI गौतम अडानी को गिरफ्तार कर लेगी या अमेरिका अब भारत से गौतम अडानी के प्रत्यर्पण की मांग करने वाला है, वो तमाम लोग गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका में जब किसी आरोपी के खिलाफ अरेस्ट वारंट को अनसील किया जाता है तो उस आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसे अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, जो कि कानूनन जब हम एक प्रक्रिया शुरू करते हैं कानून की, उसकी एक हर जगह हर अदालत में प्रक्रिया होती है कि जिस पर भी आरोप लगा है उसे अपना पक्ष रखने का मौका तो दिया ही जाता है। और अमेरिका में इस प्रक्रिया को अरेंजमेंट कहते हैं। यह प्रक्रिया काफी हद तक भारत की अदालतों में चलने वाले ट्रायल की तरह ही होती है, जिसमें केस से जुड़े सभी पक्षों के बयान पहले दर्ज होते हैं और इस समय अमेरिका में भी ऐसा ही किया जाएगा। गौतम अडानी को अरेंजमेंट की प्रक्रिया से में पहले यह बताया जाएगा कि उन पर कौन कौन से आरोप हैं और इसके बाद गौतम अडानी वहां की अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद इन आरोपों पर अमेरिका की अदालत में बहस होगी और इस बहस के दौरान इस केस से जुड़े अटॉर्नी एक ग्रैंड जूरी की मांग भी कर सकते हैं। यह वही ग्रैंड जूरी होगी जो आरोपों की गंभीरता को तय करेगी और यह प्रक्रिया सुनने में आपको हो सकता है बड़ी लंबी लग रही हो, लेकिन अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था भारत जैसी नहीं है। वहां कुछ ही महीनों में इस मामले का फैसला आ सकता है और अगर ये आरोप अमेरिका की अदालत में सही साबित होते हैं तो गौतम अडानी को 10 साल से ज्यादा जेल की सजा हो सकती है अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो। मौजूदा स्थिति में अमेरिका की सरकार भारत से गौतम अडानी के प्रत्यर्पण की मांग नहीं कर सकती क्योंकि गौतम अडानी अभी इस मामले में सिर्फ आरोपी हैं और उन्हें अदालत ने दोषी नहीं माना है। अगर अदालत की सुनवाई में गौतम अडानी दोषी साबित होते हैं तो उन्हें इस फैसले के खिलाफ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प मिलेगा और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उनके खिलाफ शुरू हुआ ये पूरा मुकदमा खारिज हो जाएगा। हमारे देश के बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमेरिका में इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन तथ्य यह है कि आज अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहें या नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चाहें तो वो अडानी पर चल रहे इस केस को रद्द कर सकते हैं, इसे बंद करवा सकते हैं। अमेरिका में इसे रूल 48 डिसमिसल कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो अदालत की मंजूरी से ऐसे मामलों को रद्द करके उन्हें खारिज कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल अगले 2 महीने में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो वो अडानी पर चल रहे इस केस को जारी भी रख सकते हैं और इसे अदालत की मंजूरी से रद्द भी कर सकते हैं। ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर वहां बैठेंगे उसके बाद क्या वो गौतम अडानी को कोई राहत देंगे या नहीं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप एक नेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े उद्योगपति या बिजनेसमैन भी हैं और वो ऐसे कानूनों की पहले भी आलोचना करते रहे हैं जिनके तहत गौतम अडानी को वहां आरोपी बनाया गया है। यानी ऐसे कानूनों के प्रति डोनाल्ड ट्रंप एक नेगेटिव रवैया अपनाते रहे हैं पहले भी और वो इन कानूनों की पेचीदगियों को इसलिए ज्यादा समझते हैं क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं गौतम अडानी की तरह। तो वो नेता बाद में बने लेकिन बिजनेसमैन पहले थे। इस कानून को अमेरिका में
फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं और अभी गौतम अडानी पर इसी कानून के उल्लंघन करने का आरोप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2012 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी कानून को डरावना बताया था और वर्ष 2017 में भी उन्होंने इस कानून पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका की कंपनियों को विदेशों में व्यापार करने के लिए रिश्वत देने की इजाजत नहीं है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के विचार इस कानून को लेकर क्या है और डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तब वो गौतम अडानी के इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखेंगे। एक बिजनेसमैन होने के नाते उनकी जो राय है वो राय गौतम अडानी के प्रति सहानुभूति रखने वाली राय हो सकती है। दूसरा, इस महीने जब डोनाल्ड ट्रंप की चुनावों में जीत हुई तब गौतम अडानी ने खुद उन्हें बधाई देते हुए यह कहा था कि वो अमेरिका में 10 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 84,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। आज इस मुद्दे पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी कहा है कि इस मामले का असर अमेरिका और भारत के संबंधों पर नहीं पड़ेगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गौतम अडानी पर चल रहा यह मुकदमा कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि आज इस पर व्हाइट हाउस में चर्चा हो रही है। अमेरिका की सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और कह रही है कि इस मुद्दे से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा मुद्दा है इससे आप समझिए। दूसरी बड़ी बात देखने वाली यह होगी कि भारत में मोदी सरकार पर यह लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो अडानी को बचा रही है। अब बड़ी बात यह है कि क्या वाकई ये सरकार अडानी को बचा रही है और अगर बचा रही है तो कितने दिनों तक बचाएगी और क्या सरकार कुछ दिनों के बाद अडानी से अपनी एक दूरी बनाकर रखेगी। क्या अडानी मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ी लायबिलिटी यानी एक बड़ा बोझ साबित हो सकते हैं, यह भी आने वाले समय में देखने की बात होगी। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादातर लोग दो वर्गों में बटे हुए हैं। एक वर्ग उन लोगों का है जिन्होंने सिर्फ आरोप लगने पर ही गौतम अडानी को दोषी मान लिया और वो इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, गौतम अडानी पकड़े गए हैं और उन्होंने अभी से ही दोषी मान लिया है, बेशक अभी अदालत का भी फैसला नहीं आया है। ऐसे लोग तालियां बजा रहे हैं, ऐसे लोग बहुत उत्साहित हैं। आपने भी देखा होगा हमारे देश भारत में विपक्षी नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो लगातार बहुत उत्साहित है इस बात से कि अडानी पर यह मुकदमा चल रहा है, जैसे कि उनकी जो कोई सारे आरोप हों वो सही पाए गए हों। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो इसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की एक साजिश देख रहे हैं और वो गौतम अडानी के पक्ष में है। ऐसे लोगों का कहना है कि गौतम अडानी के खिलाफ यह अभियोग उसी अटॉर्नी ने तैयार किया है जिसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। अमेरिका में अटॉर्नी जज नहीं होते बल्कि ये वहां की फेडरल सरकार के अपने वकील होते हैं और गौतम अडानी के इस मामले में भी अटॉर्नी जिनका नाम है ब्रायन पीस, वो एक सरकारी वकील हैं जिन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ इस पूरे अभियोग को तैयार किया है और बाद में इन्हीं आरोपों के संबंध में न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक आवेदन भेजा इन्होंने, जिसे अदालत ने स्वीकार करने के बाद गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट को अनसील कर दिया। यह बात अमेरिका में खुले रूप से कही जा रही है कि अटॉर्नी ब्रायन पीस डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर चक शूमर के बहुत करीबी माने जाते हैं और चक शूमर मशहूर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के बेटे के दोस्त हैं जो भारत में कई बार लोकतंत्र के लिए मोदी सरकार को हटाने की बात कह चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर यह साजिश भी है तो ये सारे के सारे लोग गौतम अडानी के ही पीछे क्यों पड़े हैं। आशंका यह थी कि इस खबर से भारत का शेयर बाजार अस्थिर हो जाएगा, लेकिन आज एक और सरप्राइज मिला। आज भारत के शेयर बाजार ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 21 नवंबर को यानी कल, जहां भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए डूब गए थे, वहीं आज 22 नवंबर को अगले ही दिन शेयर बाजार में लोगों को 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो गया और यह कल हुए नुकसान से 1,65,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी शेयर बाजार रिकवर कर गया, जितना पैसा कल डूबा था उससे ज्यादा पैसा आज वापस आ गया।
दूसरी बात यह है कि शेयर बाजार में तेजी से के बावजूद अडानी ग्रुप की कंपनियों को लगातार नुकसान हो रहा है। यानी शेयर बाजार तो जिस गड्ढे में कल गिरा था वहां से वापस ऊपर आ गया, लेकिन अडानी की जो कंपनियां हैं उनका नुकसान आज भी जारी रहा। आज अडानी ग्रुप को 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और सिर्फ 2 दिनों में ही अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है। आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 दिन में 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान गौतम अडानी की अलग अलग कंपनियों को हो चुका है और ये गौतम अडानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पहला झटका तब लगा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उससे तो गौतम अडानी बाहर निकल गए थे, लेकिन ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी एक प्राइवेट संस्था की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका की अदालत में चलने वाला एक कानूनी मुद्दा है जिसमें एक बहुत बड़ा आरोप गौतम अडानी पर लगा है और आरोप है रिश्वत देने का। गौतम अडानी भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है। एक टाइम में दुनिया के पहले 5 सबसे अमीर उद्योगपतियों में उनका नाम आता था। अब हालांकि वो 25वें नंबर पर चले गए हैं, तब भी। और ऐसे एक उद्योगपति पर यह आरोप लग जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रिश्वत दे रहा है तो यह आरोप गंभीर है और इस आरोप से बदनामी भी होती है। 20 नवंबर को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में गौतम अडानी 22वें स्थान पर थे, कल 25वें पर आए और आज जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं अब वो 26वें स्थान पर खिसक चुके हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा झटका मिला है कीनिया से। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने वहां की नेशनल असेंबली में देश के नाम एक भाषण दिया और अडानी ग्रुप के साथ अपनी 2 बहुत बड़ी डील्स को रद्द कर दिया जो लगभग 21,000 करोड़ रुपए की थी। इनमें एक डील ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थी और दूसरी डील नैरोबी एयरपोर्ट के विस्तार की थी जिसका केन्या में काफी समय से पहले भी विरोध हो रहा था। इस डील के तहत अडानी ग्रुप को अगले 30 साल के लिए इस एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी मिलने वाली थी और इसे वहां का विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था, वैसे ही जैसे भारत का विपक्ष अडानी को मिलने वाले एयरपोर्ट्स की जो डील है उन्हें एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। हमारे देश में भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स आज अडानी ग्रुप के पास हैं और यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। इसी तरह केन्या में भी जो एयरपोर्ट है उसको संचालन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को मिल रहा था और केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो पर गौतम अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे थे और यही कारण है कि कल जब अमेरिका में गौतम अडानी को आरोपी बनाया गया तो केन्या के राष्ट्रपति ने पहले ही दिन अपनी आलोचना से बचने के लिए अडानी ग्रुप के साथ अपनी 2 बहुत बड़ी डील्स को रद्द करने का ऐलान कर दिया और वहां की संसद में इन डील्स के रद्द होने पर काफी देर तक तालियां बजती रही। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि केन्या के राष्ट्रपति ने वहां की संसद में खुद पहले ही दिन आकर इन डील्स को कैंसिल करने की, इन्हें रद्द करने की घोषणा अपने संसद में की, खुद स्वयं आकर यह घोषणा की और पूरी दुनिया को बता दिया कि अब वो इस डील को कैंसिल कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि केन्या के राष्ट्रपति कितने दबाव में रहे होंगे अडानी को लेकर कि कहीं अब इन डील्स की वजह से उनकी अपनी बदनामी ना हो जाए और वहां का जो राजनीतिक माहौल है वो कहीं उनके खिलाफ पलट ना जाए। केन्या के मीडिया का कहना है कि वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अडानी ग्रुप के साथ 79 करोड़ रुपए की एक डील की थी और इस डील को अब भी वहां की सरकार ने रद्द नहीं किया है। केन्या के इस फैसले से उन देशों की सरकारें थोड़ी असहज हो गई हैं जहां अडानी ग्रुप ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। इस समय अडानी ग्रुप की कंपनियां दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही हैं और इनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश, अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देश शामिल है। बांग्लादेश भी उन देशों में शामिल है। यह मुद्दा भारत में भी कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकता है और इनमें भी जिस नेता का नाम सबसे ऊपर इस समय आ रहा है वो है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। अमेरिका की अदालत का कहना है कि अडानी ग्रुप ने सरकारी अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपए की जो रिश्वत दी उसमें से 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत अकेले आंध्र प्रदेश की उस समय की सरकार को दी गई। इसमें यह भी आरोप है
कि अगस्त 2021 में गौतम अडानी और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की मुलाकात होने के बाद आंध्र प्रदेश भारत सरकार की उस कंपनी से सोलर एनर्जी खरीदने के लिए तैयार हो गया था जिसके साथ अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और इस रिश्वतखोरी में जगन मोहन रेड्डी प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। आज इस मुद्दे को आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उठाया और कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के सहयोगी हैं, एनडीए में शामिल हैं, और एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा 16 लोकसभा की सीटें उनकी पार्टी टीडीपी के पास हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही है कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे। आंध्र प्रदेश प्रतिष्ठा इस मुद्दे ने आंध्र प्रदेश की छवि को जनता के बीच खराब किया है और इस बात का मुझे बहुत दुख है। चूंकि इस मामले में अभी बहुत सारे तथ्य आने बाकी हैं, सभी तथ्यों को देखने के बाद ही इस मामले में क्या एक्शन होगा उस पर फैसला लिया जाएगा। जगन मोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं राजनीति में। आपको याद होगा तिरुपति के मंदिर में जब मिलावटी लड्डुओं को लेकर जो विवाद पैदा हुआ था, उसमें आप याद कीजिए चंद्रबाबू नायडू कितने अग्रेसिव थे और उन्होंने कैसे जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर लगातार आरोप उस समय लगाए थे। लेकिन इस बार वो आरोप तो लगा रहे हैं, कह तो रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, लेकिन इस बार उन आरोपों में वो गुस्सा नहीं है, वो जान नहीं है, वो शिद्दत नहीं है जिस तरीके से वो पहले जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगा रहे थे। यानी आज जो वो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप थोड़ा सा माइल्ड है, थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा हल्के हाथ से वो दबाव डाल रहे हैं, पूरा दबाव अभी नहीं डाल रहे हैं। और उसका कारण यह है कि अभी वो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए में वो सहयोगी हैं, और इसलिए एनडीए की और बीजेपी की जो लाइन है उससे वो बहुत ज्यादा अलग नहीं जा सकते। राज्य की अगर पॉलिटिक्स आप देखें तो जगनमोहन रेड्डी उनके प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए उन्हें आरोप तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी हम जांच कराएंगे, जब पूरा मामला सामने आएगा उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। जगनमोहन रेड्डी ने अपने एक लिखित बयान में इन आरोपों को गलत बताया है, लेकिन टीडीपी इस बात को अभी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, और अगर ये आरोप झूठे हैं तो फिर वर्ष 2021 में आंध्र प्रदेश ने उसी समय सोलर एनर्जी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था जब गौतम अडानी और जगनमोहन रेड्डी की मुलाकात हुई थी। इस मामले में छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार और उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार पर भी अडानी ग्रुप से रिश्वत लेने के आरोप हैं, और अब इन सभी पूर्व सरकारों और उनके नेताओं का इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। उस समय मैं कैबिनेट मंत्री था, मैं डिप्टी सीएम नहीं था, मैं ऊर्जा विभाग में नहीं था। ये सरकार के कार्यकाल के अंतिम 4-5 महीने में जून के बाद 25 जून के बाद ये निर्णय हुआ था कि उप मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया गया, और बाद में 1-8 महीने बाद में ऊर्जा विभाग देखने के लिए मिला था, चुनाव के 4-1 महीने पहले। 2021 अगस्त में संभवतः ये एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, और ये भारत सरकार की जो संस्था है उससे एग्रीमेंट साइन हुआ। अदानी से छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। The biggest question that remains unanswered is why the BJP leaders and the BJP spokespersons are defending a corrupt group. They are saying that the governments have entered into agreements with the Adani Group. Investigate that. What is preventing you? जब इन्वेस्टिगेशन होगा पता लगेगा क्या हुआ, लेकिन बीजू जनता दल हमेशा से उड़ीसा के लिए, उड़ीसा वासियों के लिए काम करता है, और हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। जो राज्य के हित में है वो हमेशा हमने किया है। जो एलिगेशन है उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने वाला है, और अडानी के बारे में ये जो खबर है ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर उस दिन बन जाएगी जब राहुल गांधी और विपक्ष में उनके सहयोगी इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाएंगे। असल में उनकी ऐसी दुश्मनी कोई गौतम अडानी से नहीं है।
गौतम अडानी तो बीच में पिस रहे हैं। असल में राहुल गांधी और विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनकी पूरी रणनीति यह है कि अडानी से दोस्ती का आरोप लगाकर वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करें। असली हमला प्रधानमंत्री मोदी पर और बीजेपी पर बोला जाएगा, गौतम अडानी पर नहीं। गौतम अडानी तो सिर्फ एक टूल है, गौतम अडानी को तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और गौतम अडानी पर जो ये आरोप लगे, इसके बाद सबसे ज्यादा उत्साहित अगर कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और इस खबर के आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि यह मामला गौतम अडानी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन गौतम अडानी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। एक बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो वापस उबर कर फिर से आ गए थे और उस रिपोर्ट के आने के बाद उन्होंने शुरुआती नुकसान तो उन्हें हुआ, लेकिन वो रिकवर कर गए थे। लेकिन इतनी ही जल्दी कुछ ही महीनों के बाद ये दूसरा बड़ा हमला और दूसरी बड़ी चुनौती उनके सामने है। आज हम ये तो नहीं कह सकते कि ये आरोप गलत हैं या सही हैं। आरोप हैं और आरोप बहुत गंभीर हैं और गौतम अडानी को ये लड़ाई अदालत में तो लड़नी ही पड़ेगी, लेकिन जनता के दिमाग में और लोगों के दिमाग में जो उनकी छवि बन रही है, उसे लेकर भी उन्हें एक अलग लड़ाई, यानी परसेप्शन की, अपनी छवि की एक अलग लड़ाई उन्हें लड़नी होगी।